मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी एनवायरनमेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। इस वीडियो में भी हम एनवायरनमेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात करेंगे। यानी जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो न्यायालय की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, यानी न्यायालय की सक्रियता। जब विधायिका व कार्यपालिका अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं करती है, तब जुडिशरी एक स्टेप आगे बढ़कर अपने दायरे से थोड़ा सा आगे बढ़कर जो विधायिका और कार्यपालिका होती है उसको डायरेक्शंस प्रदान करती है और उनको दिशा निर्देश देती है काम करने के लिए। और कई ऐसी चीज़ें जो वो गलत तरीके से या रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं उन पर रोक लगाते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविटी में या तो जुडिशरी खुद सू मोटो एक्शन ले लेती है किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, या फिर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से जो जुडिशरी है उसका ध्यान आकर्षित करवाया जाता है सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे होते हैं या लोक कल्याण से संबंधित जो मामले होते हैं, पर्यावरण से संबंधित या कई तरह के जो मामले होते हैं उनको उठाया जाता है न्यायपालिका के द्वारा सू मोटो या पीआईएल के माध्यम से भी, जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों को सही तरीके से करने में असमर्थ होती है। तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर लगाम लगाने के लिए या उनको जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो संकल्पना की थी उसको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए भारत को जो जुडिशरी है उसने एक महत्वपूर्ण जो रोल निभाया है। और खास करके जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कई केसेज हैं जो जुडिशरी ने इंटरटेन किए हैं, उन पर डिसीजन दिया है, तो ये सारे केसेज भारत में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। कई ऐतिहासिक जजमेंट दिए हैं, उन्हीं में से हमने पिछले वीडियो में कुछ जजमेंट के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम कुछ जो केस लॉ है उनके बारे में इस वीडियो में भी हम अध्ययन करेंगे। तो एनवायरनमेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसका एक महत्वपूर्ण केस है एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1996 फॉर SCC 750, ये इसका साइटेशन है। यानी दिल्ली के 168 उद्योगों को बंद करने का मामला है एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला। इस वाद में उच्च न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 जो खतरनाक कारखाने थे जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, दिल्ली के अंतर्गत ये जो 168 कारखाने थे वो वहाँ के एनवायरनमेंट को और वहाँ की जो इकोलॉजी थी उसको क्षति पहुंचा रहे थे, उन्हें शहर से हटाकर अन्य जगह स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए कि इनको सिटी के अंदर नहीं होगा, इनको सिटी से दूर लेके जाइए आप, ताकि जो सिटी का जो एनवायरनमेंट है और जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब ना हो और प्रदूषित नहीं हो। न्यायालय ने ऐसे कारखानों को 30 नवंबर 1996 से बंद करने का आदेश दिया। न्यायालय ने उक्त कारखानों में कार्मिक श्रमिकों के अधिकारों और लाभों के संरक्षण के भी निर्देश दिए कि ऐसा नहीं हो कि आप इन कारखानों को शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इसमें कार्यरत जो श्रमिक है उनके जो अधिकार और लाभ हैं वो अपने लाभ और अधिकारों से वंचित रह जाए। उनको जो कारखानों को निर्देश दिया कि ऐसे श्रमिकों के लाभ और जो उनके अधिकार है उनको संरक्षित रखा जाए। ये महत्वपूर्ण निर्णय था उच्चतम न्यायालय का। इसी कड़ी में अगला केस है काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस जनहितवाद में देश के विशाल समुद्री जो तट थे उन तट को खतरनाक किस्म के कारखानों से होने वाली क्षति से बचाने के लिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार तुरंत प्रभाव से कार्य करने की व्यवस्था करें। यानी जो समुद्र के जो तट थे वहाँ पर जो कारखाने थे उन कारखानों से जो क्षतियाँ हो रही थी उसका निराकरण करने के लिए जो न्यायालय ने सरकार को आदेश जारी किए कि आप इन तटों की रक्षा करें और इनसे जो पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को रोकें और उसी दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। एक केस है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ। इस वाद में वेल्लोर नागरिक कल्याण परिषद ने अनुच्छेद 32 के अधीन जनहित वाद दायर करके तमिलनाडु में चमड़ा अन्य व्यवसायों से निकलने वाले अशुद्ध मलबे के पर्यावरण को होने वाली भयंकर हानि से रक्षा की जाए। इस वाद में जो कहा गया, वेल्लोर नागरिक कल्याण परिषद ने आर्टिकल 32 के तहत जनहित वाद दायर किया और कहा कि जो तमिलनाडु में जो चमड़ा उद्योग से निकलने वाला जो अशुद्ध मलबा है उससे पर्यावरण को जो क्षति हो रही है उसकी रक्षा की जाए। इससे लगभग 13 गांवों के जो 350 कुएं थे उनका जो पानी था वो प्रदूषित हो गया था, लोगों के काम का नहीं रह गया था। गांव की औरतें
वो बच्चों को पानी जो है वो कई दूर किलोमीटर जाते थे और वहाँ से वो इतनी दूर से जाके पानी की अपनी व्यवस्था करते थे। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि चमड़ा व्यवसाय जो है वो देश के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन हज़ारों लोगों का नियोजन का अवसर भी मिलता है। लेकिन इससे ठीक है, चमड़ा उद्योग महत्वपूर्ण है, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है, हज़ारों लोगों को नियोजन मिलता है, इससे जो है लोगों को रोज़गार मिलता है, किंतु इससे पर्यावरण को नष्ट करने तथा लोगों के स्वास्थ्य को संकट पैदा करने का हक नहीं दिया जा सकता कि रोजगार और आय के आधार पर इनको खुली छूट दे दी जाए। चमड़ा जो कारखाने हैं, व्यवसाय हैं, उसको और पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को क्षतिकारित करने का अवसर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय ने प्रत्येक चमड़ा कारखानों पर 10,000 रुपये का जो है वो प्रदूषण का दंड लगाया, प्रदूषण जिससे कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन हो रहा था, और प्रदूषण संरक्षण फंड का निर्माण किया। इस फंड से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलाने के भी निर्देश दिए कि जो व्यक्ति इस पॉल्यूशन की वजह से प्रभावित है उनको क्षतिपूर्ति दी जाए, और इस प्रकार से एक फंड का निर्माण किया और आवश्यक जो प्रभावी कदम है पॉल्यूशन को रोकने के लिए वो न्यायालय ने प्रदान किए। अगला जो महत्वपूर्ण वाद है वो है ए जगन्नाथ बनाम भारत संघ। इस वाद में जो है ए जगन्नाथ बनाम भारत संघ AIR 1997 SC 811, इस वाद में बताया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में छोटी मछलियों के पालन के कारखाने लगा रखे हैं, जिससे इन क्षेत्रों के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वर्णित क्षेत्रों में छोटी मछलियों के फार्मों की स्थापना से वहां के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अतः उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा है कि समुद्र के तट और समुद्र के किनारे प्रकृति द्वारा मनुष्य के प्रदान किए गए उपहार हैं, अतः उनकी सुंदरता और मनोरंजन संबंधी उपयोगिता को बनाए रखना राज्य का दायित्व है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया कि फार्मों की स्थापना से वहाँ पर जो छोटी मछलियों के फार्म की स्थापना की गई है समुद्र के तटों पर, उससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और जो इन तटों की जो सुंदरता है और मनोरंजन संबंधी उपयोगिता है वो बनी रहे। इसके लिए ऐसे जो छोटी मछलियों के जो यहाँ पर इन्होंने फार्म स्थापित किया उनको हटाया जाए, ताकि पर्यावरण और इकोलॉजी है जो बनी रहे, और तटों की सुंदरता और मनोरंजन संबंधी उपयोगिता भी बनी रहे। ऐसा करने के लिए राज्य को निर्देश दिए। वो अब एक जो महत्वपूर्ण जो केस है वो है भोपाल गैस दुर्घटना मामला। तो ये जो भोपाल गैस दुर्घटना मामला था ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। इसके जो तथ्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तथ्य इस प्रकार है कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनाइटेड कार्बाइड कॉरपोरेशन, जिसको UCC की सहायक कंपनी यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL के भोपाल में इनका एक रासायनिक प्लांट में दिसंबर 2-3-1984 की मध्य रात्रि को 40 टन मिथाइल आइसोनाइट जो गैस है MIC जो है गैस का वातावरण में रिसाव हो गया, जिससे कि 3500 के ऊपर लोग मारे गए थे तथा 2 लाख से ऊपर जो लोग थे वो घायल हुए या उनको इंजरी पहुंची, उनके स्वास्थ्य को क्षतिकारित हुई, जिसमें कि अनेक गंभीर व स्थायी रूप से डिसेबल हो गए, निर्योग्य बन गए थे। तो काफ़ी बड़ा हादसा था ये, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसका रिसाव होने से 3500 व्यक्ति जो है वो मारे गए और कई लोग गंभीर घायल हुए। पुलिस ने 6 दिसंबर 1984 को UCIL के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। इसके अलावा जनवरी व फरवरी 1985 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में UCC के विरुद्ध लंबी तादाद में व्यक्तिगत मुआवजे के वाद दायर किए गए। इसी दौरान फरवरी 20, 1985 को संसद ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना दावा प्रसंस्करण अधिनियम 1985 यानी द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1983 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दावों का निपटारा शीघ्र व प्रभावी तरीके से हो। यह अधिनियम भारत सरकार को एक एकाधिकार देता है कि वह सभी दावों में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करें जो भारत में या भारत से बाहर चल रहे हैं। यानी इन जो व्यक्ति थे, जो भोपाल गैस जो रिसाव केस था,
या दुर्घटना थी उससे संबंधित जितने भी जो ऐसे व्यक्ति जो मृत हो गए या जो जिनके गंभीर या घायल हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, भारत जो सरकार करेगी। और चाहे इस प्रकार के मुकदमे भारत में दायर हो या भारत के बाहर इस प्रकार के मुकदमे दायर हो, ये किससे हुआ, भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना दावा प्रसंस्करण अधिनियम 1985 में यह सुनिश्चित किया गया। और सभी प्रकार के दावों का शीघ्र निपटारा हो, और निपटारा भी किस प्रकार से हो, प्रभावी तरीके से हो। भारत सरकार ने इस हादसे से प्रभावित सभी पीड़ितों की शारीरिक व आर्थिक क्षति के हर्जाने की वसूली के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क जिले की अदालत में 8 अप्रैल 1985 को वाद दायर कर दिया। भारत सरकार की तरफ से वाद दायर किया गया न्यूयॉर्क के जिले की अदालत में। न्यूयॉर्क अदालत के जिला जज ने 12 मई 1985 को यह कहकर भारतीय दावा खारिज कर दिया कि इस वाद का उचित स्थान भारत ही है, यहाँ पर यह वाद दायर नहीं किया जा सकता, इसको भारत में ही इसकी सुनवाई की जाए। न्यायालय ने यूसीसी को इस बात की सहमति दी कि वह भारत के न्यायालय के में क्षेत्राधिकार रखती है। न्यायालय ने यूसीसी को इस बात की सहमति दी कि वह भारत के न्यायालय में क्षेत्राधिकार रखती है और कहा कि ये वाद है जो भारत के न्यायालय में दायर किया जाए। भारत सरकार ने भोपाल के जिला न्यायालय में प्रतिवादी कंपनी यूसीसी के विरुद्ध 3900 करोड़ रुपए के मुआवजे का वाद 5 सितंबर 1986 को सीपीसी 1900 जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर के रूल 8 के अधीन दायर किया। भारत सरकार की ओर से अन्य तर्कों के साथ यह तर्क दिया गया कि यूसीसी कंपनी हर समय अपनी सहायक कंपनी यूसीआईएल पर तथा एमआईसी गैस के रासायनिक उपयोग की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखती थी। प्रतिवादी कंपनी यूसीसी यह जानती थी कि एमआईसी गैस एक खतरनाक रासायनिक पदार्थ है, ये उस कंपनी की नॉलेज में था और उसका थोड़ा सा भी रिसाव जीवित प्राणियों व पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकता था। इसको यूसीसी और यूसीआईएल जो कंपनी थी वो भली भांति परिचित थी कि यह गैस लोक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और अगर इसका रिसाव होगा तो काफ़ी बड़ी तादाद में जनहानि हो सकती है, इसके बारे में वो तथ्य जानती थी। जिला न्यायाधीश भोपाल ने 17 दिसंबर 1987 को सीपीसी 1908 की धारा 151 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों इनहेरेंट पावर्स का उपयोग करते हुए प्रेरणा सुमोटो से यूसीसी कंपनी को ये निर्देश दिया कि वह 2 माह में 350 करोड़ रुपए का अंतरिम भुगतान के रूप में जमा करे ताकि हादसे के पीड़ितों को आधारभूत जो अनुतोष है सब्सटेंटिव रिलीफ दिया जा सके। इस आदेश के विरुद्ध यूसीसी कंपनी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र रिवीजन एप्लीकेशन दायर किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रतिवादी कंपनी यूसीसी का मुख्य तर्क था कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न्यायालय के प्रक्रिया मामलों पर ही सीमित रहती है। यानी यूसीसी कंपनी ने बोला कि ये न्यायालय की जो प्रक्रिया से संबंधित मामले हैं उन्हीं पे जो अंतर्निहित शक्ति है धारा 151 की वो वहीं तक निहित है, वह कंपनी के मौलिक अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परंतु जो भारत के महान्यायवादी थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने विरोध किया और कहा कि सीपीसी 1908 की धारा 151 में अंतर्निहित शक्तियों की व्याख्या पीड़ितों के अनुतोष के सुनिश्चित करने के लिए भी की जा सकती है। न्यायाधीश जो सेठ ने अपकृत्य विधि जो कॉमन लॉ पर आधारित है के अधीन हर्जाने के आदेश को सही ठहराया। अंत में हाई कोर्ट ने 250 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में जमा कराने के आदेश दिए, जो कि आदेश पहले जिला न्यायालय ने दिए थे, उसी आदेश को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा और जो 250 करोड़ के जो रुपया मुआवजे के रूप में जमा कराने के आदेश भी दिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। भोपाल केस यूसीसी कंपनी व भारत सरकार की पृथक पृथक अपीलों के माध्यम से भारत के उच्चतम न्यायालय में ये मामला पहुंचा। भारत सरकार ने अपील का आधार हर्जाने की राशि 350 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए 750 करोड़ रुपए जाने को बनाया, यानी 250 से 750 करोड़ रुपए उसको बनाया और विचारण न होने को आधार बनाया। यूसीसी कंपनी ने बनाया कि इसका सही तरीके से विचारण नहीं हुआ और भारत ने कहा कि इसका जो जुर्माने की जो राशि है उसको बढ़ाया जाए। इस आधार पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। इस दौरान यूसीआईएल कंपनी को आवश्यक पार्टी के रूप में भी शामिल किया गया क्योंकि ये सहायक कंपनी थी। अंत में यूसीसी कंपनी तथा भारत की केंद्रीय सरकार के मध्य हुए समझौते के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यूसीसी कंपनी को निर्देश दिया कि वह 750 करोड़ रुपये 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर मुआवजे के रूप में जमा कराएं।
तो ये जो बात था ये बहुत महत्वपूर्ण बात था, क्योंकि इस केस के अंदर काफ़ी जो इस दुर्घटना के अंतर्गत काफ़ी जनहानि हुई थी और माल हानि हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर अपने निर्णय दिया, तो ये जो निर्णय था वो जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको मुआवजा दिलवाया, और इस प्रकार से जो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया और गैस का रिसाव हुआ, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की और उनके ऊपर दायित्व अधिरोपित किया, और कहा कि यदि आप इस प्रकार से कोई कार्य करते हो, जहाँ पर कोई कंपनी चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप आवश्यक रूप से इतना उसका जो मतलब तैयारी रखें या इस प्रकार से मैनेजमेंट रखें कि किसी का अगर इस प्रकार से गैस का या किसी प्रकार के केमिकल का रिसाव नहीं हो, उसकी पूरी तैयारी रखें, उसका पूरा मैनेजमेंट रखें। तो ये जो बात था ये वायु प्रदूषण तथा वायु पर्यावरण तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक बात था, जिसको कि भोपाल जो गैस दुर्घटना मामला के नाम से भी जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण अगला केस है सिटीजन काउंटिंग जमशेदपुर बनाम बिहार राज्य, जो AIR 1999 पटना। इस जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी के लिए मैदान आवंटित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं हो और पर्यावरण प्रदूषण का भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो और यातायात जैसी अव्यवस्था भी पैदा नहीं हो। अगला जो महत्वपूर्ण बात है, बड़ा बाजार फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन वर्सेज दी कमीशन ऑफ पुलिस कलकत्ता, जो है AIR 1998 कलकत्ता 121 का वाद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) में इस मूल अधिकार की गारंटी नहीं है कि कोई नागरिक ऐसा कारोबार व्यवसाय करे जो ऐसा प्रदूषण पैदा करने वाला हो जो समाज की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति को समाप्त करना हो। यानी जो जो आर्टिकल 19(1)(g) है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी भी व्यक्ति को किसी व्यापार वृत्ति करने की, व्यवसाय करने की छूट देता है, लेकिन जो इसी का जो अगला आर्टिकल है 19(6), उसमें कहा गया है कि अगर इस प्रकार के व्यापार मतलब सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य में ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से जो 19(1)(g) के अधिकार है उस पर युक्त पूर्ण से रोक लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(g) है सही मायनों में इस मूल अधिकार की गारंटी कतई नहीं देता कि कोई नागरिक ऐसा कारोबार या व्यापार करे जो ऐसा प्रदूषण पैदा करने वाला हो जो समाज की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति को समाप्त करे। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार वृत्ति व्यवसाय कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को, सुरक्षा को, उनकी हेल्थ को, पीस को, शांति को नुकसान हो या हानि पहुँचे। इस वाद में न्यायालय ने फायरवर्क्स की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले सरकारी आदेश को भी वैध ठहराया था। अगला जो महत्वपूर्ण वाद है वो है भवानी रिवर बनाम शक्ति शुगर्स लिमिटेड, AIR 1998 SC 2578, शुगर केन जी एंड शुगर्स शेयर होल्डर्स एसोसिएशन बनाम TN केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड। इसका है AIR 1998 SC 2614। ये इसका साइटेशन है। इन दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि पर्यावरण प्रदूषण की ऐसी याचिकाएं जो आम जनता को प्रभावित करने वाली हो केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से निपटाए नहीं जानी चाहिए। आपत्तिजनक अवशिष्ट पदार्थ नदी या उसके आसपास बहाना जल प्रदूषण है। इस याचिका को बोर्ड की सहमति से निस्तारित करना आपत्तिजनक है। उनकी सहमति की आवश्यकता ही नहीं है। इनको सामान्य रूप से भी किसी व्यक्ति के द्वारा निपटाया जा सकता है न्यायालय में याचिका दायर करके। अगला जो महत्वपूर्ण वाद है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम बनाम बिरदी चंद्र, AIR 1980 SC 1623। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका की पहली सोच इस वाद में दिखाई देती है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश VR कृष्णा तथा O चिन्नप्पा रेड्डी ने निर्णय किया कि पब्लिक न्यूसेंस के निवारण के लिए नगर पालिका ये तर्क नहीं दे सकती कि आर्थिक अभाव के कारण वह न्यूसेंस नहीं हटा सकती। यानी नगर पालिका ये तर्क नहीं दे सकती कि पब्लिक न्यूसेंस को जो है हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ नहीं है या हमारे पास में आर्थिक व्यवस्था नहीं है। इस जनहित वाद में न्यायालय ने नगरपालिका का यह प्राथमिक कर्तव्य माना कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। हालांकि यह वाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की
धारा 133 के अधीन दायर किया गया था, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस वाद का ऐतिहासिक महत्व है। यानी जो नगर पालिका है वो अपनी ड्यूटीज़ को या पब्लिक न्यूसेंस को रोकने के लिए अपनी आर्थिक तंगी का हवाला नहीं दे सकती। उनके ऊपर ये दायित्व बनता है कि वो पब्लिक न्यूसेंस के निराकरण, जहाँ कहीं भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है उसका निराकरण करें। इस प्रकार जो हमने वाद पढ़े हैं, जो कि एनवायरनमेंट एंड जुडिशल एक्टिविज्म का पार्ट फर्स्ट जो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा, उसके बारे में चर्चा की, और ये पार्ट 2 था। तो इस प्रकार से हमने केस लॉ के बारे में पढ़ा, जो कि न्यायपालिका में पीआईएल के माध्यम से या खुद न्यायपालिका ने सू मोटो इन केसेस को एंटरटेन किया और जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण डायरेक्शंस और आदेश पारित किए। और ये जो सारे जजमेंट हैं उन वो एक मील का पत्थर साबित हुए हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त वादों की श्रृंखला से स्पष्ट है कि न्यायपालिका अपनी सक्रियता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण निवारण और नियंत्रण की दिशा में प्रभावशाली कार्य या प्रभावकारी कार्य कर रहा है। यदि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के ये निर्णय न होते तो मानवीय संवेदना जैसे इन विषयों पर प्रभावी समाधान न होता तथा विधायिका पर अंकुश भी न लगाया जा सकता था। तो यहाँ पर जुडिशरी ने जो बहुत अच्छा काम किया है, जुडिशल एक्टिविज्म ने एक सक्रियता के तहत कि जो विधायिका और कार्यपालिका के जो कार्यशैली थी उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदला है। उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि वो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए काम करें, वो अपने जिम्मेदारी से अपना काम करें और एनवायरनमेंट संरक्षण के जो प्रावधान है, कानून है, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए और विधायिका और कार्यपालिका जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ईमानदारी से अपने कार्य करें। तो यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसने पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सू मोटो भी ऐसे जो पर्यावरण से संबंधित मामले थे उनको एड्रेस किया और अपने कई महत्वपूर्ण जजमेंट दिए, जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो न्यायालय ने जो सक्रियता दिखाई है उससे पर्यावरण जो संरक्षण है उसको काफ़ी बल मिला है और पर्यावरण संरक्षण का जो कार्य है वो काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमने इन केस लॉ के बारे में चर्चा की जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत। इन केसेस के बारे में हमने कि कौन कौन से महत्वपूर्ण केसेज हैं जिनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जजमेंट दिए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। धन्यवाद।